टीवी में हूं पिनाज त्यागी और हम हाजिर हैं अपने खास वीकेंड शो के साथ, जहां बात होगी पाकिस्तान में खलबली की, तख्ता पलट की, सुगबुगाहट की और क्यों कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में खलबलाहट है और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर जो है 71 के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हमला है। यानी करगिल वॉर भी हुई लेकिन उसके बाद भी ये सबसे बड़ा हमला जो है उसको क्यों करार दिया जा रहा है, इसकी कामयाबी को क्यों इतना बड़ा आंका जा रहा है, वो भी समझेंगे। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वहां तख्ता पलट की सुगबुगाहट क्यों आ रही है, मुनीर ने जरदारी को कुर्सी से हटाने की और हथियाने की क्या कोशिश तेज कर दी है, मुनीर के इस मंसूबे की भनक क्या बिलावल को लग गई और इसीलिए अब वो बिलबिला रहे हैं। ऐसे में बिलावल हड़बड़ी में या गड़बड़ी में एक बहुत बड़ी बात कह गए हैं, वो बात भी आपको सुनवाएंगे। उसने हाफिज सईद और मसूद अजहर भारत को सौंपने की पेशकश कर दी है। बिलावल कह रहा है कि भारत बात तो करे, सबूत तो दे, हम इन दोनों को सौंप सकते हैं। बिलावल इस वक्त पाकिस्तान सरकार में किसी पोस्ट पर नहीं है। 2023 तक वो विदेश मंत्री जरूर रहा। आसिफ अली जरदारी बिलावल के पिता हैं, जो फिलहाल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और जिनकी कुर्सी खींचने में मुनीर ने पूरी फौज लगा दी है। तो बिलावल भुट्टो का इतना बड़ा कबूलनामा, इतना बड़ा ऑफर अचानक से कैसे आ गया है? क्या पाकिस्तान में कोई डीप स्टेट बिलावल से सब कुछ बुलवा रहा है? सब जानते हैं कि बिलावल हो, उसके पापा जरदारी हो या फिर पीएम शहबाज शरीफ, कोई भी क्यों ना हो, किसी की हैसियत नहीं है कि पाकिस्तान के एक भी आतंकी पर कोई फैसला खुद ब खुद कर सके। यह काम सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर ही कर सकता है। तो बिलावल ने यह छोटा मुंह बड़ी बात आखिर क्यों की, किसके कहने पर की? क्या पाकिस्तान में इतिहास दोहराया जाएगा और फिर से जुलाई में ही होगा तख्ता पलट? हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान पर नजर रखना बेहद जरूरी है, इसलिए आज इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आखिर किस तरह से हिंदुस्तान की यह बड़ी जीत है, इससे क्या इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है और क्यों हम इसे 71 के बाद की सबसे बड़ी जीत मान रहे हैं, यह भी समझेंगे। उससे क्या डैमेज हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि बिलावल ने क्या स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट पर हाफिज सईद का बेटा क्या कुछ कह रहा है, और फिर हमारे साथ हमारे खास एक्सपर्ट होंगे जिनका तारुफ भी करवाएंगे और उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जहां तक हाफिज सईद और मसूद अजहर का सवाल है, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है कि हाफिज सईद आजाद है, वो पाकिस्तानी हिरासत में है। जहां तक मसूद अजहर का सवाल है, हम अभी तक उसकी पहचान और गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं। अफगान जिहाद के उसके इतिहास को देखते हुए हमें लगता है कि वो शायद अफगानिस्तान में हो सकता है। अगर भारत सरकार हमें जानकारी दे कि अजहर पाकिस्तान में है तो हम उसे गिरफ्तार करने को तैयार हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत और पाकिस्तान को साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। अगर भारत इस प्रक्रिया में सहयोग करता है तो पाकिस्तान को किसी भी जांच के दायरे में आए व्यक्ति को सौंपने में आपत्ति नहीं होगी। तो चलिए इस चर्चा को बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी भी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं और कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों के साथ इन सभी का हम स्वागत करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या खुलबलाहट वहां पर आपको मची भी नजर आ रही है? पाकिस्तान इस वक्त आपको क्या लग रहा है एक्चुअली कौन चला रहा है? क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो कुछ वहां पर लगातार अपडेट्स आ रही हैं। देखिएगा, पाकिस्तान के अंदर हर हमेशा वन पॉइंट कांटेक्ट रहा है, वो है उनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और आज की तारीख में फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर। जिस प्रकार से अमेरिका भी बात करता है किसी आदमी से तो उसी से बात करता है और बाकी सारे जो हैं मुखौटे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ 1947 से लेकर के आज तक या तो फौज पाकिस्तान को चला रही है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिमोट कंट्रोल से चला रही है। तो पाकिस्तान का जहां सवाल है, चाहे तरह तरह की बातें वहां से उठती हो, कुछ भी होता हो, लेकिन बात साफ है, पाकिस्तान उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर के हाथ में है और हमेशा रहेगा। क्या कारण है? आप सोचिए, कौन बुला सकता है किसी को खाने पे? क्या ट्रंप हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बुलाएंगे? कभी नहीं बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है और उस डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन के मुताबिक कार्रवाई होती है, रूल ऑफ लॉ है। पाकिस्तान में वैसे नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक आदमी से चलता है और चलता आया है और चलता रहेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली होगी, उनका दिल बदलेगा, नहीं। पाकिस्तान हर हमेशा
आतंक का सहारा लेगा, आतंक का सौदागर है और आतंक इट विल कंटिन्यू टू यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसी को शक नहीं होना चाहिए। हम ये सोच रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ अच्छा बर्ताव या पाकिस्तान में बदलाव, कोई पाकिस्तान में बदलाव आने वाला नहीं। मुशर्रफ ने खुद कहा है अगर कश्मीर का मामला भी सुलझ जाता है तो भी हम हिंदुस्तान के साथ लड़ते रहेंगे और उसी कार्रवाई से चलते रहे। तो ये तो उनकी हर हमेशा फिक्रत रही है और हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान एक आतंक का गढ़ है पाकिस्तान। और कारण क्यों है? चीन क्या चाहता है? चीन इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान को किसके बरखिलाफ? हिंदुस्तान के बरखिलाफ। अमेरिका क्या चाहता है? पाकिस्तान को इस्तेमाल करो किसके बरखिलाफ? चीन के बरखिलाफ या फिर ईरान के बरखिलाफ, या जैसे मर्जी करना चाहे। पर हिंदुस्तान क्या चाहता है? हिंदुस्तान चाहता है अपनी तरक्की। हिंदुस्तान चाहता है आतंक ना फैले हमारे देश के अंदर। बाकी बाहर क्या हो रहा है बाद में देखिए। पर पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान यह चाहता है कि भारत को आतंक, हेट इंडिया, भारत के बरखिलाफ आतंक फैलाओ, लो कॉस्ट ऑप्शन। जब तक हम इस लो कॉस्ट ऑप्शन को इतना ऊंचा नहीं कर देंगे कि पाकिस्तान तब भी नहीं छूटेगा। मुझे नहीं लगता है, सच कह रहा हूं मिनाज, पाकिस्तान आतंक को कभी नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान आतंक का सहारा लेगा बिकॉज ऑफ इस जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। वो उसको लग रहा है, अमेरिका को लगता है उसका फायदा, चीन को लगता है उसका फायदा, बाकियों को भी लगता है। और पाकिस्तान पैदा ही क्यों हुआ? भारत के बरखिलाफ, हेट इंडिया, हेट इंडिया। वो जो फितरत है वो बदली नहीं हो सकती। चलिए, तो फितरत तो बदलने वाली नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा सर आपने, और आपने कहा कि ये ऑपरेशन ने डीप पेनिट्रेट किया है और ये ऑपरेशन आपकी नजर में 1971 के बाद का अब तक का सबसे कामयाब, सबसे बड़ा ऑपरेशन है। तो आपको लगता है कि इस ऑपरेशन के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, और इस ऑपरेशन को आप इतना बड़ा और इतना डीप हिटिंग क्यों बता रहे हैं? तो देखिए, मैं कई दिनों से कह रहा हूं और ये मानना है मेरा कि ऑप सिंदूर की जो विजय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। 1971 की जो जीत थी वो भी शानदार थी। हमने एक नया भू सामरिक यथार्थ का स्थापन किया, न्यू जियो स्ट्रेटेजिक रियलिटी, बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड, मतलब एक वो बड़ी जीत थी। और जो सैन्य अभियान था वो भी उल्लेखनीय था। आप देख लें, जनरल सगत थे उसमें, फील्ड मार्शल मैनेकशॉ थे, जनरल जेकब थे, जनरल जगजीत सिंह अरोरा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सबका योगदान बहुत ही प्रबल था। पर आप देखिए उस ऑपरेशन में जो जानकार लोग हैं उन्होंने, जो सगत सिंह है, उनकी तुलना जनरल पैटन से की है, वर्ल्ड वॉर 2 की। वो जो पूरा ऑपरेशन था उसकी तुलना ब्लिट्जक्रीग से की है। और ब्लिट्जक्रीग वर्ल्ड वॉर 2 को एक बहुत बहुत ही शानदार ऑपरेशन था। कितने 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे हाथ आए और फिर शिमला अकॉर्ड के अधीन हमने उनको छोड़ा। तो 1971 वाज ए ग्रेट विक्ट्री। उसके बाद कई और अभियान हुए हैं, जैसे सियाचिन जिसमें जनरल कुलकर्णी साहब खुद थे, कारगिल, ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। ब्रास टैक्स जिसके बारे में लोगों ने सुना, एक एक्सरसाइज थी बट इट वाज मिलिट्री कोर्जन। तो बड़े अच्छे अभियान हुए हैं। 71 में तो पाकिस्तान का विभाजन हुआ जैसे हम जानते हैं। बट देखिए सिंदूर में क्या हुआ, मेरी समझ में पहली बार 44 साल के मेरे करियर में मैंने देखा कि जो पाकिस्तानी पंजाब है उसमें हमने घुसकर घातक हमला किया। कभी पहले हुआ नहीं था ये। रावलपिंडी, रायविंड, बहावलपुर, मुरीद के, मैं कोर कमांडर था भटिंडा में जब ये विंग कमांडर अभिनंदन को नहीं छोड़ा जा रहा था। तो एक रचना की गई, एक प्लान की कि हम हिट करेंगे जो ये जो मरकज़ है, मरकज़ नहीं, रिजर्व ट्रेनिंग एकेडमी, स्विमिंग पूल है, ऑब्स्टिकल कोर्स है, बाकायदा जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी चलता है वहाँ टेररिस्ट की तैयारी होती है। बट उसको किसी कारणवश हम नहीं मार पाए। इस बार बहावलपुर को हमने उधेड़ा। तो 10 मई को आप देखिए, 10 मई को, और इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, दोहराना बहुत ज़रूरी है, जो उनका पूरा वायु सुरक्षा का तंत्र, HQ-9 वगैरह, वो तबाह हो गए थे। फिजाया, बड़ा गर्व करते हैं अपने एयरफोर्स पे, फिजाया गायब था। J-10, J-17 कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। और आप देखें जो ये साइनो पाक अलायंस है जिसकी इतनी बड़ी बात करते हैं, जो पाकिस्तान चीन के बीच पे गठबंधन है, वो गायब था उस रात को। सो दिस वाज अ बैटलफील्ड वर्डिक्ट नॉट ओनली ऑन पाकिस्तान बट ऑन चाइनीज वेपन्स। मैं क्यों दोहरा रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि कुछ लेख मैंने देखे हैं पिछले 1-2 हफ्ते से
जो कुछ और बातें कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं दिस इज एन आउटस्टैंडिंग विक्ट्री। जनरल कुलकर्णी हैं, कर्नल शैलेंद्र, बताइए हमने कब उनकी एयरफील्ड्स को मारा? स्कार्दू, भोलारी, रफीकी। जब हमने नूर खान को मारा तो मैसेज ये था, साहब आपका जो GHQ है 3 किलोमीटर दूर है, ये मिसाइल अगर वहां दागी जाती तो क्या होता। तो मैं ये कह रहा हूं, और फिर उनके फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह ये गिराए। तो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान ऑन 10th May हैड लॉस्ट कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द एयर। दे हैड लॉस्ट कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द एयर और तबाही के कागार पर खड़ा था पाकिस्तान। अब आप 71 से तुलना कीजिए। 71 में हमारा जो पूरा केंद्र था हमारी सैनिक कार्रवाई का, वो पूर्वी सरहदों पर था। बट बाय एंड लार्ज वी वर टोल्ड दैट द वेस्टर्न फ्रंट हैज टू बी हेल्ड। इस बार हमने जो फेमस बड़ा पॉपुलर फ्रेज है, घर में घुस के मारा है, इस सेंस में। एंड आई हैव गिवन यू द मिलिट्री आउटकम्स ऑफ दिस। और इसलिए मेरा मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर सिंस 71 has perhaps been our greatest military victory. और पाकिस्तान ये समझता है। It also, Operation Sindoor has begun to shape the future of the balance of power. एक नए शक्ति संतुलन की स्थापना हुई है। Where we have told them that don't mess with us, we are a military power of consequence. अब जैसे ये बात कर रहे थे कुलकर्णी साहब, अगर वो आतंकवाद एक्चुअली पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, वहाँ के जो दानिशमंद लोग हैं, जो विवेक पूर्ण लोग हैं, जो निकलना चाहते हैं आतंकवाद से, वो भी नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि इतना गहरा वो दलदल हो गया है कि वो फंसे हुए हैं उसमें। एंड मेरा ये मानना है, फॉर अस इट्स वेरी गुड। अभी आपकी इकोनॉमी $0.38 ट्रिलियन है, घट के $0.2 ट्रिलियन होगी। हमारी $4 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन होगी। और आप ये देखिए, जो कुलकर्णी साहब कह रहे थे, सबसे बड़ी उपलब्धि इस देश की ये है दैट वी हैव अ प्रोफेशनल मिलिट्री अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल। सो वाइज they have an unprofessional military and bucking political control। तो कोई चीज़ ही नहीं हो रही है। दो मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। पिछले या जिस हफ्ते में आसिम मुनीर साहब वाशिंगटन में थे, मैं भी था वहाँ पे, तो वहाँ बात ये हो रही थी कि जब ट्रंप ने बुलाया आसिम मुनीर को, ही कॉल्ड आसिम मुनीर DGISI, ख्वाजा आसिफ बाहर बैठ रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर। आप इंडिया में ये कर सकते हैं कि चीफ को अंदर जाए और डिफेंस मिनिस्टर बाहर बैठे? अब जब ये स्थिति है आसिम मुनीर साहब की, वो क्यों तख्ता पलट करेंगे? जब मुशर्रफ के तख्ता पलट के बाद उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया दैट नेक्स्ट टाइम यू विल बी ट्राइड फॉर ट्रीजन, तो पाकिस्तान आर्मी ने ये तय कर लिया, साहब अब गाड़ी में आगे स्टीयरिंग पे बैठने की जरूरत ही नहीं है, पिछले सीट में बैठो और देश को चलाओ। तो तख्ता पलट तो कभी नहीं करेंगे। जो लास्ट पॉइंट आपने उठाया ना बिलावल का, जी, ये सवाल ये नहीं है, हम तो 30 साल से सबूत दे रहे हैं। क्यों सबूत दें हम? जब अमेरिका ने सुलेमानी को उड़ाया तो कोई सबूत दिए थे? एक दिन उड़ा दिया। हमको ये क्षमताएं, सिंदूर के बाद सीख क्या है कि हमको अपनी क्षमताएं और प्रबल करनी है। किस प्रकार से? जो हमारी इंटेलिजेंस है, स्पेस, ISR। आप देखिए इजराइल, ये आप इस बात को सुनिए, 2006 से कोई ऐसा दिन नहीं था जब इजराइल को ये नहीं पता था कि नसरुल्लाह कहाँ सो रहा है। हमको ये पता होना चाहिए कि ये मसूद अजहर और ये दूसरे शख्स कौन है, वो हाफिज भाई कहाँ सो रहे हैं। और एक दिन जब हमें पॉलिटिकल क्लियरेंस मिले, इस बार हमने इनके ब्रदर इन लॉ को उड़ाया, 4 बहनोइयों को उड़ाया, अगली बार मसूद अजहर साहब ने। और ये सिर्फ तालियों की बात नहीं है। दिस इज द मिलिट्री वी नीड टू बिल्ड, कैलिब्रेटेड, प्रोफेशनल। और ये आसान नहीं होगा। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि सिंदूर बहुत बड़ी कामयाबी है। मैंने ये लेख इससे लिखा है क्योंकि मैंने देखा हम बड़े शर्माते हैं ये चीजें बोलने से, और आप तत्वों के आधार पे देखें, इट इज रियली द बिगेस्ट मिलिट्री विक्ट्री। तो और ये जॉन स्पेंसर जो आए थे, मेरी चर्चा हुई उनके साथ, उनका भी ये मानना था, तो हमने एक लेख लिख दिया। ही इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट मैन। बट मैं तो सबसे मतलब मैं इस बात पे तवज्जो दे रहा हूं कि भाई सिंदूर सिर्फ शुरुआत है, अभी हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें अपनी क्षमताएं बढ़ानी हैं, स्पेस, इंटेलिजेंस, जैसे इजराइल करता है। अब जो 10 IRGC के कमांडर उड़ाए, वो सो रहे थे साहब, रात को गायब हो गए सुबह से उठने से पहले। 10 साइंटिस्ट। तो अगर ऐसे देश जो माने ना, उनके साथ बस, अब ये आप सोचते हैं बिलावल हम सबूत देंगे और वो हमको अभी सही देंगे, कभी देंगे नहीं। तो सबूत की तो बात ही नहीं। वी हैव टू बिल्ड कैपेसिटीज कि भाई जब हम चाहें उनको उड़ा दें। चलिए, तो हमें वो कैपेसिटीज लानी है कि जब हमारा वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी और फैसला भी हमारा होगा, जब हम अपने दुश्मन को सबक सिखाएंगे। कर्नल शैलेंद्र, आपको मैं यहाँ पर अगर कहूँ कि बिलावल साहब कह रहे हैं सबूत दे दीजिए, हम सौंप देंगे।
आपको लगता है कि वाकई में पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने बैकफुट पर गया है, इतना डर गया है कि भाई ठीक है तुम इन्हें मार लो, हमें बख्श दो? और जय हिंद, नमस्कार। अगर आप मुझे 5 सेकंड फालतू दें तो आपने कहा ये जनरल राज शुक्ला का कहना है कि ये बहुत सबसे बड़ी जीत है। मैं इस पे बड़ा ऑब्जेक्शन डालता हूं। आपको नहीं लगता ये सबसे बड़ी जीत है? नहीं, बिल्कुल लगता है। 150 करोड़ लोगों के जो ये जनता बैठी है, इसमें से कौन कहेगा कि ये सबसे बड़ी जीत नहीं है? सर ने ठीक बोला, शर्माइए मत, बिल्कुल मत शर्माइए अपनी जीत को सेलिब्रेट करने में, शेयर करने में, बोलने में। और एक तरीका जो आपके श्रोता देख रहे हैं वो ये लोग जो हमारे पास स्टूडियो में बैठे हैं, ये उनके अगर रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये आवाज पहुंचा दीजिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं देखता हूं कि ये बिलावल को कैसे सुनाई नहीं देगा। बिलावल को जरूर सुनाई देगा। देखिए, जब वो बात करता है ना कि बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत के बाद क्या होगा? बोले नहीं जी, हमें बातचीत पसंद नहीं आई, हम तो नहीं देंगे। भाई पलटू राम का क्या मतलब? ये तो वो श्रीमान जी हैं जिस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की औकात नहीं है, जिस कंट्री में ख्वाजा की औकात नहीं है, वो कंट्री, आप क्या लग रहे हैं बिलावल के बोलने से काम चल जाएगा? आपने देख लिया उसके बेटे ने क्या कह दिया। वो जो टेररिस्ट है उसके बेटे ने क्या बोला कि ये कुछ है ही नहीं हमारे लिए। मैं एक बात बता दूं, वैसे जिम्मेदारी से आप भी इवैल्यूएट करके देख लीजिएगा, पाकिस्तान में किसी की कहीं कोई जिम्मेवारी नहीं है। आज से पहले वो बाजवा साहब थे, वो गायब हो गए। क्यों? क्योंकि उनको बाहर की कंट्री चाहिए थी। सारे चीफ गायब हो जाते हैं। मुशर्रफ ने दूर से कह दिया। मुशर्रफ कौन से ऐसे ज्यादा बड़े पैट्रियट थे कि उनको उनकी कंट्री नहीं निकाल दिया? उनको तो अपनी कंट्री में वापस अपनी जमीन नहीं मिली, 10 गज जमीन नहीं मिली उन्हें। वो क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के बेसिस पे मत जाइए, आप अपना टाइम खराब करेंगे। ज्यादा बड़ी बात है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, चलता रहेगा। और इसमें जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो आप लोगों की कामयाबी है, जिसको आप नीचे मत होने दीजिए। किसी ने 2 आर्टिकल इधर लिख दिए, किसी ने 2 क्रिटिसिज्म उधर लिख दिए कि वो मेजर, वो क्या बोल रहा है एक बंदा, राहुल आर सिंह। व्हाट डू यू मीन बाय राहुल आर सिंह? ही इज अ डिप्टी आर्मी चीफ। अगर वो कुछ कह रहा है, वो इंडियन आर्मी की तरफ से बात कर रहा है, वो अपने दिल से बात नहीं कर रहा है। उस जाबाज फौजी की आवाज को सुनिए, उसके कन्विक्शन को सुनिए, और वो आपको सच्चाई से अवगत करा रहा है। अगर आपको वो नहीं सुननी और किसी 1-2 के किसी आर्टिकल या बोलने पर क्वेश्चन मार्क लगा दें कि क्या इंडियन आर्मी ने पाया या क्या खोया, ये तो पाकिस्तान से पूछिए क्या खोया। हमने जो जीतना था, हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, वो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हुए। हमारे तीनों के तीनों डीजीएमओ पब्लिक के सामने आए, दुनिया के सामने आए, उन्होंने बताया, विद प्रूफ बताया कि क्या हुआ। पाकिस्तान ने क्या बताया? सोशल मीडिया में चल रहा है ऐसा। फर्क देखिए, जो अपने आप में पूरी की पूरी इंटरनेशनल मीडिया, जहां तक बात है, देखिए बिलावल वही वाले बिलावल है ना, खून की नदियां बहेंगी, पानी नहीं बहेगा तो खून की नदियां बहेंगी। अब उनका खून सूख रहा है, अब खून बहेगा कैसे? क्योंकि उनको दिख गया कि इतने प्रेशराइज के बाद 3 चीजें बड़ी तगड़ी हुई हैं। इंडिया हैज द एबिलिटी, पॉलिटिकल एबिलिटी, कि यस हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम आपको 300 किलोमीटर अंदर भी मार सकते हैं, और उतनी सटीकता से मार सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। दूसरा, उससे भी बड़ा अचीवमेंट क्या है? इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने यह कर दिखाया कि जो चीजें अब तक बोली जाती थीं वो अपने आप में सबसे बड़ी है। क्या है हमारी सबसे बड़ी जीत? 4 दिन के अंदर अगर हम 9 टेररिस्ट कैंप और 11 एयर बेसिस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री में कौन सी ऐसी जगह है जो बची हुई है? आप अपना GHQ अभी चेंज करने के चक्कर में हो पाकिस्तान। आपको क्या लग रहा है कहां जा रहा है हमें पता नहीं है? हम आपकी हर उस जगह तक आ सकते हैं जहां हम चाहें। उसमें अगर आपने, जनता ने सिर्फ यह देखना है कि हमारे क्या लॉसेस हुए, हम इन लॉसेस को काउंट नहीं करते। आजकल हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव के साथ आपने यह ध्यान देना शुरू कर दिया कि मैंने क्या खोया, वेल, लड़ाई में नथिंग इज खोया। आपने क्या पाया वो देखिए सिर्फ। और इंडिया ने पा लिया कि आज आपके सामने बिलावल जैसा बिलबिला रहा है कि यस, हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। ठीक है, तो बात करने को तैयार हैं, सौंपने को तैयार हैं। बिलावल के पास खुद क्या ऐसी कोई हैसियत है? क्योंकि वहां सब कुछ तो मुनीर चला है, जैसे अभी कुलकर्णी सर ने भी कहा। श्रीवास्तव सर, तो यानी जो जनरल शुक्ला ने कहा वही बात करनी होगी हमें कि भाई आइडेंटिफाई करेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज इंप्रूव करेंगे, और फिर घर में घुसकर इन दोनों का खात्मा करेंगे। सबूत सौंपने से, बातचीत करने से कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही है पिनाज। और मैं जनरल शुक्ला और जनरल कुलकर्णी, कर्नल शैलेश के साथ सुर में सुर मिलाना पड़ेगा, क्योंकि बात वही है
कि हम जीते हैं, और आपके शो से भी मैंने एक बार कहा था हम विजयी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं संलग्न रहा हूं उन चीज़ों से जो इस पूरे संघर्ष में आपके काम आई हैं। आपने नाम सुना, आपने आकाश तीर का नाम सुना, आपने ISCCS का नाम सुना, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का नाम सुना, आपने आकाश मिसाइल का नाम सुना, और आपने ब्रह्मोस का नाम सुना। तो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताते हुए मैं आपको बताता हूं। ISCCS को जब हम सेलेक्ट कर रहे थे, कंसेप्चुलाइज कर रहे थे, आई वॉज इन डायरेक्टर ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडीज, और हम लोगों ने कहा जो फ्यूचर वॉर लड़ी जाएगी उसमें अगर हमारे पास इतने रेडार्स होंगे, सिविल में भी इतने रेडार्स होंगे, और इतने वेपन सिस्टम्स होंगे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड में होंगे, तो हम अपनी एयर डिफेंस की जो ऑफेंसिव है जिससे हम घात करेंगे, और जो डिफेंसिव है उसकी संरचना कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा। क्योंकि आपका जो समय होगा वो 30 सेकंड से कम का होगा। जब कोई आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो आपके पास सिर्फ उतना समय होगा जानने के लिए वो कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है और कैसे मारना है। तो इसके लिए जरूरत थी, उसकी स्थापना हुई, और वो एलिमेंट जो बता रहे हैं स्पेस एसेट्स का, जो एलिमेंट बता रहे हैं IW का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, क्योंकि आपको वहां से भी इंफॉर्मेशन आती है, एलिमेंट बता रहे हैं कि आपके पास सिंथेटिक पिक्चर आनी चाहिए, रेडार की एयर सिचुएशन पिक्चर पूरे देश की, जिससे कि आप उस चीज को चुन सकें। और ISCCS जो बताएगा, ये सब आपकी जानकारी बता रहा हूं कि किसको किससे मारना है। ये सारी चीजें हमने संरचना उसकी की। तो आज की जो इंडियन आर्म फोर्सेस है, आपको गर्व होना चाहिए कि वो आने वाले किसी भी खतरे को बहुत पहले से देख सकती है और उसको नेस्तनाबूद कर सकती है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि हमने एक चेंज हम और लाए जी। पहले हमारी जो वॉरफेयर होती थी प्लेटफॉर्म सेंट्रिक होती थी। हमने जैगोर्स खरीदे थे डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए। डीप पेनिट्रेशन क्यों? क्योंकि एनिमी के पास जो हार्डन टारगेट्स हैं उसके ऊपर जाके हम मिसाइल या बॉम्ब ड्रॉप कर सकें। उसके बाद हमारे पास मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं, एयरफोर्स में रफाल है, आपका Su-30 है, लेकिन हमने कोई प्लेटफॉर्म एनिमी एयर स्पेस में नहीं भेजा, उनके एयर डिफेंस बबल में नहीं भेजा। आपने अब क्या किया? आपने डीप जो इफेक्टिव वेपन है, डीप इफेक्ट स्ट्राइक्स करनी शुरू की मिसाइल्स के जरिए, जो अभी आपने देखा उनके 11 एयर बेसेस को तबाह कर दिया। उसमें उनके एयरक्राफ्ट तबाह हुए, उनके जो एयरबोर्न जो रडार सिस्टम्स ने तबाह हुए, उनके सारे जो आप देखिए उनके HQ-9 वगैरह जो रडार्स हैं सब तबाह हो गए, वो अंधे हो गए। इन सारी चीज़ों को लेते हुए आपकी विजय हुई। ये विजय टेक्नोलॉजी की हुई, ये विजय, और हमने किसी का, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ। जैसे कल शैलेंद्र कह रहे थे, किसी भी ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं हुआ है। ऐसी लड़ाई आपने देखी। इसलिए 1971 की तुलना में आप सिंदूर की विजय अपने आप में एक आप कहेंगे आपको स्तब्ध करने वाली विजय है। चलिए, तो विजय बड़ी है और इसको हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये चीज तो यहाँ पर समझ में आ रही है कि भाई पाकिस्तान ये जो बातचीत की बात कर रहा है, सौंपने की बात कर रहे हैं बिलावल, ना तो उनकी औकात है और ना ही ऐसे उनका कोई मंसूबा है। हमें अपने दुश्मनों का, अपने आतंकियों का खुद ब खुद खात्मा करना होगा। कुलकर्णी साहब, आपने बहुत क्लियर, जनरल कुलकर्णी आपने कहा था कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, आतंक को भी नहीं रोकेगा। अब हम इसकी अगली बात पर चलते हैं कि मुनीर अब आगे क्या करेगा। अपने लिए फील्ड मार्शल की पोस्ट ले ली है। जाहिर सी बात है कि अभी फिलहाल उसकी स्थिति जो है वो वहां पर सबसे मजबूत हो गई है। वो कह रहा है मैंने जंग जीती है, जबकि जंग जीती नहीं है। ये बात तो मुनीर भी जानता होगा अंदर अंदर। तो अब आगे क्या वो तख्ता पलट की कोशिश कर सकता है कि भाई ठीक है मैं प्रेसिडेंट बनूंगा और फिर डिप्लोमेटिकली भी एक अलग चक्रव्यूह रचूंगा? क्या चल रहा होगा? पिनाज, आसिफ मुनीर तो वैसे ही नंबर 1 है। अब उसके आगे क्या जाएगा? वो देश ऊपर जाएगा सर, ऊपर जाएगा। जो देश कंगाल है, जो देश कुछ कर सकता नहीं है, उस देश को चलाना अगर रिमोट से फायदा होता है, अगर आप अमेरिका में जाकर के जो भी करवाना चाहते हैं वो आपको अगर चीन से जो चाहिए वो मुनीर ला सकता है, जो आपको यूएसए से चाहिए वो मुनीर ला सकता है, तो वो मुनीर वहां क्यों बैठेगा? मुनीर रिमोट से ही चलाता रहेगा और पूरे देश के ऊपर सख्ताई से कंट्रोल में लाएगा। यानी कि भाई आटा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली नहीं आ रही, ये सब मैं क्यों सुनूं? हाँ, ठीक है भाई, ये शरीफ साहब सुन लेंगे, मैं अपना काम करता रहूंगा। बिल्कुल। सवाल ये है मुनीर, अब कोई भी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जितने भी पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं कितने बेजिंग में जाके सेटल हुए हैं? कोई आपने सुना कि बेजिंग में जाकर के फलाना पाकिस्तान का जनरल सेटल हुआ है? नहीं सुना आपने। वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, इटली में सब जाकर के सेटल होते हैं। वहां क्यों नहीं होते हैं?
उनको मालूम है कि कहाँ पे दाल गलती है और किस प्रकार से फौज को उन्होंने, कौन चला रहा है। पाकिस्तान की जो फौज है वही एक ऐसी फौज है जो आज तक कोई लड़ाई जीती नहीं और कोई इलेक्शन हारी नहीं, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान ही ऐसी एक फौज है जिसका पूरा देश है, पूरे विश्व भर में फौज देश की होती है, इस फौज का पूरा देश है। पाकिस्तान की फौज ही ऐसी फौज है जिसका तकरीबन 25 से 30 अरब डॉलर का बिजनेस है। जो ऐसा फर्स्ट क्लास काम चल रहा है वो क्यों आकर के अपना काम बर्बाद करेगा? घर बना रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, जैसे कहा ईवीएम साहब ने 30 से 45 सेकंड ही मिलते हैं ना, कहा 30 सेकंड मिलते हैं। सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं कि साहब हमारे पास तो 30 से 45 सेकंड ही थे, हमने डिसाइड करना था हमने क्या करना है। तो आप समझ सकते हैं ये लड़ाई जो है, अब जो लड़ाई होगी, अब वो लड़ाई जमीन के लिए नहीं है, मेंटल पैरालिसिस। दुश्मन को बिल्कुल उसकी जो सोचने की ताकत है वो खत्म हो गई है। और जब सोचने की आपने ताकत खत्म कर दी, जैसे आज की तारीख में पाकिस्तान की सोचने की ताकत जैसी खत्म की, जैसे शुक्ला साहब बार बार बोल रहे जमीन नहीं है, जमीन तो होगी, आपसे लड़ाई है मेंटल पैरालिसिस। जब आप इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जब उनको मालूम ही नहीं होएगा क्या होने वाला है, कैसे होएगा, तो ये जो कार्रवाई हो रही है, इसलिए बिलावल इस तरह की बातें जो करता है, क्यों करता है इस तरह की बातें? इसलिए उसको क्या चाहिए? उसे कुछ नहीं, वो चाहता है भारत के साथ बात करे। भारत क्या कह रहा है बार बार, हम आतंक के ऊपर बात करेंगे, बस आतंक। आप बोलो आतंक बंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सब बातें जो बिलावल करता है ये बकवास, इट इज एब्सोल्युटली हैज नो मीनिंग व्हाटसएवर। वैसे बिलावल का कोई लोकस स्टैंडी तो है नहीं। हाँ, तो यही कारण है। इसलिए मुनीर जो है वो हर हमेशा नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। जियाउल हक 10 साल, मुशर्रफ 10-12 साल, आपका ये आसिफ मुनीर भी 10-12 साल। जी, वहां के मीडिया में इसीलिए चल रहा है कि 5 जुलाई का वो दिन था जब हक साहब का तख्ता पलट करके मतलब वो काबिज हुए, तो अब कहा जा रहा है कि जुलाई में फिर से क्या वहां पर तख्ता पलट होगा। इस तरह की काफी सुगबुगाहट वहां के मीडिया के अंदर शुरू हो गई है। इस तरह के काफी बयान आ रहे हैं। वहां पर इंटरनल मिनिस्टर को मैं आपको सुनवाती हूं बयान कि किस तरह से आकर उन्हें खंडन करना पड़ा कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब जाहिर सी बात है बिना आग के तो धुआं उठने से रहा। जरा वो बयान भी हम सुनने की कोशिश करते हैं कि जहां पर सीधे सीधे वो डिनाई कर रहे हैं और जो वहां के पत्रकार हैं वो किस तरह से वहां के मीडिया हाउसेस हैं वहां पर इस बात की लगातार खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया नहीं है, आप पहले मुझे बताओ, ये भी तो सोशल मीडिया पे ही बोल रहे हैं, और कहां बोल रहे हैं? और आई वांट टू टेक 5 सेकंड। एक्चुअली ना कुलकर्णी सर थोड़ी सी जाती कर रहे हैं मुनीर के साथ। मुनीर बोल रहा है कि देखिए सर मुनीर क्या बोल रहा है वो समझना चाहिए। वो बोल रहा है तू है मेरी शान मौला, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे। और ये गाना मैंने नहीं गाया है, अदनान सानी ने गाया, वो भी पाकिस्तानी है। तो वो पाकिस्तान की फीलिंग अब दिख रही है, वो अब दिख गई, वो तो अब चेंज तो करना ही पड़ेगा ना। तो वो जो लिफ्ट मांग रहा है वो दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। देखिए, एक फील्ड मार्शल बनना और अपने आप में एक देश को चलाना बहुत अलग बात है। यस, मैं मानता हूं कि शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने अच्छी एडवाइस करी कि भाई साहब इस समय दबी हुई है तुम्हारी, इसको फील्ड मार्शल बना दो, कम से कम 2-4 महीने निकल जाएंगे और कोई बात नहीं है जिसके वजह से। अदरवाइज ऐसा कौन सा, आज 5 लाख लोग पाकिस्तान में सड़कों पर आए हुए हैं, वो मांग क्या रहे हैं? वो यही मांग रहे हैं कि इस मुनीर को हटाइए। चलिए भाई, तो श्रीवास्तव सर आपसे इस पे एक टिप्पणी छोटी सी ले लेती हूँ। इन लोगों को शक बहुत हो रहा है कि शायद अब वो लेके ही मानेगा, क्योंकि पहले वो फील्ड मार्शल होके फील्ड मार्शल बन गया। अब इनके मन में आ रहा है कि इसको वो चाहे कि ट्रम्प से मिले तो सही, लेकिन कोई फोटो नहीं आई, कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला, तो थोड़ा सा मतलब मेरा रसूख बढ़ना चाहिए। रसूख बढ़ गया है वैसे। रसूख ये बढ़ा है कि उसका नमक खा लिया है। अब चाइना वाले पूछ रहे हैं कि यहाँ क्या होगा, तुम्हें कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। 81% उनके जो वेपन्स हैं वो चाइनीज हैं। तो आकर के टू टाइमिंग हमेशा काम नहीं आती है। इधर भी आप देखें, इधर भी देखें, इस वक्त मुनीर की पूरी पूंछ दबी हुई है। उसको पता है कि अगर हम ज्यादा उनसे मेलजोल करेंगे तो चाइनीज छोड़ेंगे नहीं। वैसे शिया आजकल गुमशुदा हैं, इसलिए थोड़ी सी इनकी जान बची हुई है। इस खबरों पे मैं आपसे कहूंगा ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेस अभी टाइम नहीं। मुनीर भी टाइमिंग ठीक करता है, उसकी टाइमिंग ठीक है, नहीं तो फील्ड मार्शल नहीं बनता बिना कुछ किए हुए। फेल होने के बाद ही फील्ड मार्शल बनना है, तो कुछ ना कुछ बंदे के अंदर है, तो वो करते हुए अभी नहीं बनेगा, अभी मौका नहीं, क्योंकि ये जंग उन्होंने हारी है और बहुत जोरदार तरीके से हारी है। किसी भी इंटरनेशनल मीडिया में सारे आप पाकिस्तानियों से ही पूछ लीजिए,
अलग से वो सब जानते हैं कि जंग हम हार गए हैं ठीक है। और पाकिस्तान बुरी मीडिया तरह हार में गए बोल रहे हैं सर, पाकिस्तान में मीडिया मीडिया में। बोल रही है और क्या? उसका सवाल है कि आप सैटेलाइट पिक्चर्स दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा आपके हमने 34 एयर बेसेस को नष्ट कर दिया। कोई दिखाइए, कोई है। प्रूफ तो दिखाइए। एआई वाला ही प्रूफ दिखाइए, वो भी नहीं दिखा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला, आपने कहा कि बातों से काम नहीं होगा, बातों से मुकर भी जाएगा, हमें खुद अपने हाथ में लेनी होगी अब कमान और फिर अपने दुश्मनों का खात्मा करना होगा। कुलकर्णी सर कह रहे हैं कि भाई नहीं, आतंकवाद नहीं रुकने वाला। इतना बड़ा डेंट हमने किया, आपने कहा पहली बार हमने उनके पाकिस्तान पंजाब में घुसकर मारा, हर जगह मारा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान यहां से कहीं कुछ सुधरेगा? आपको क्या लगता है, अगर मिलिट्री के हिसाब से, एक मिलिट्री माइंडसेट के हिसाब से सोचें तो मुनीर अब नेक्स्ट क्या करेंगे? आतंकवाद जारी रखेंगे? देखिए, पाकिस्तान की जो मुख्य समस्या है उनकी सेना है। 1971 की हार के बाद जब बांग्लादेश की स्थापना हुई और पूरा पाकिस्तान गम में डूबा हुआ था एंड देयर आर्मी वाज ऑन द बैक फुट, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, क्या आप मान सकती हैं, ही डिसमिस द आर्मी एंड द एयरफोर्स चीफ। पाकिस्तान इतनी बैकफुट पे थी, आर्मी एयरफोर्स चीफ को डिसमिस किया। उसके बावजूद 8-10 साल के बाद ज़ियाउल हक साहब आए, उनका तख्ता पलट कर दिया। सो पाकिस्तान आर्मी जो है उनकी समस्याओं की जड़ है। जहाँ तक भारत का सवाल है, अगर वो अपने पॉलिटिक्स को ना सुधारें वो हमारे हक में है, क्योंकि वैसे ये डूबते जाएंगे। जब नवाज शरीफ साहब थे ऑपोजिशन में तो उनका स्लोगन था वोट को इज्जत दो, मतलब ही वाज सेइंग रिस्पेक्ट द वोट। अब आके आप कह रही हैं वो आर्मी के साथ मिलके जरदारी साहब को हटा रहे हैं, तो वो विवेकहीन देश है। दे लैक विजडम, बात ये है। बट जहाँ तक हमारी चुनौतियाँ हैं, मेरा ये मानना है पाकिस्तान इज़ द पेस्ट, चाइना इज़ द थ्रेट। अब देखिए चाइना क्या कर रहा है, और ये मैं कह रहा हूँ कि सिंदूर के बाद जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की जो चर्चाएं हैं वो गहरानी चाहिए, क्योंकि मसले संगीन हैं, चुनौतियां गंभीर हैं। मैं किस दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, देखिए चीन क्या कर रहा है। चीन एक बड़ा सुंदर खेल खेल रहा है। आपके जो वेस्टर्न होराइजन्स हैं उस पर आपको फिक्स कर रहा है पाकिस्तान, टेरर और टर्की। अब देखिए, हमको ध्यान देना है, मतलब सेलिब्रेशंस तो करने पर आगे देखिए, अगर 5-6 महीने बाद, और उसके आसार बड़े नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान के पास J-35 आ गए, HQ-19 आ गए, और एक वो एवैक्स का कोई सिस्टम है, जो पूरा एयर बैलेंस है पलट जाएगा। तो वाइल वी मस्ट सेलिब्रेट, वी मस्ट बी कॉशियस। ये इन चीज़ों पे क्या कर रहे हैं? उसने एक नई समस्या हमारे सामने खड़ी कर दी चीन ने, बांग्लादेश। इट्स अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी रियलिटी। अब सिर्फ इंस्टेबिलिटी नहीं है बांग्लादेश में। कौन है वो, उनके यूनुस साहब को अभी लैंड लॉकेटनेस नज़र आने लगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। लाल मुनिरहाट में एयरबेस, उनकी चीन की बांग्लादेश की इन्वेंट्री है 75 से 80% इट इज़ चाइनीज़। दे आर गेटिंग ओशनिक एक्सेस। जो पाकिस्तान का जो चीन के साथ जो शक्ति या संतुलन का जो सैन्य, द मिलिट्री कंपोनेंट इज $450 बिलियन। तो भाई हम कहते हैं हमारे जो सैनिक हैं बड़े बहादुर हैं, वीर हैं। विक्ट्री, ब्रेवरी हैज़ इट्स लिमिट्स, यू नीड मनी। तो चर्चाएं हमारी क्या होनी चाहिए? चर्चाएं होनी चाहिए भाई रक्षा खर्च बढ़ाओ। 400 शिप की नेवी है चीन की, वो इट्स नॉट टू पेट्रोल द कोस्ट लाइन्स ऑफ चाइना, इट्स गोइंग टू कम टू द IOR। तो एक तरफ तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि भाई सिंदूर जो है वाज अ रिमार्केबल विक्ट्री। साथ ही मैं ये भी अर्ज करूंगा कि हमारी जो चुनौतियां हैं बहुत बड़ी हैं, विकट हैं, उनको विवेक के साथ वी हैव टू एड्रेस देम। ताली वालियां ठीक है नहीं? ताली के साथ देखिए आपकी चुनौतियां क्या हैं। तो मैं ये बार बार कह रहा हूं, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की जो चर्चाएं हैं वो गहरानी चाहिए, क्योंकि जब तक चर्चाएं नहीं गहराएंगी तो उस पर कार्रवाई नहीं होगा। तो आप लोग, यू मस्ट पुट प्रेशर ऑन द मिलिट्री, पुट प्रेशर ऑन द जनरल्स कि भाई इन सवाल के जवाब क्या हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, हम पाकिस्तान नहीं है बेवकूफ़ की तरह डूबते जाए। भाई हम तो हमारे वी वांट टू बिकम विकसित भारत, बट विकसित भारत हम नहीं बन पाएंगे जब तक हम इन चुनौतियों का सामना ना करें विवेक के साथ। तो सेलिब्रेशन यस, यानी जोश में होश नहीं खोने हैं। बिल्कुल, इंट्रोस्पेक्शन यस, बट प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। लेकिन जनरल शुक्ला, मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमें ये चुनौतियाँ, अगर इस संदर्भ में हम बातचीत कर रहे हैं, हमें अपने हिसाब से और बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली मैनेज करनी पड़ेगी।
J-35 के फेवर में मैं नहीं हूँ, इसके ऊपर हमने बहुत चर्चा की हुई है। J-35 आने से ऐसा कोई बैलेंस ऑफ पावर नहीं बदलेगा अगर हम प्लेटफॉर्म सेंट्रिक नहीं होकर के अगर हम इफेक्ट सेंट्रिक हो जाएंगे, क्योंकि वो काम हमारा काम है वहाँ के जो टारगेट्स हैं उनको थ्रेटन करना, उनको डेसिमेट करना, चाहे वो बंकर में हो या चाहे वो एरिया में हो। तो उसके लिए हमें जिस तरह के वेपन्स की जरूरत पड़ेगी, आत्मनिर्भरता जिसका पिछले 11 साल से बहुत जोर शोर से चल रहा है, और एयरफोर्स वाले पहले थे जो इसको बहुत मना करते थे। मैं एयरफोर्स से ही हूँ, आई बीन अ गिल्टी पार्टी टू इट। लेकिन अब ये रियलाइज करना कि जब भी आप बाहर से कोई सामान लेते हैं और जिस तरह की आपकी डिपेंडेंसी होती है, जैसा कि आपने F-35 को केरला में देखा, त्रिवेंद्रम में देखा, खड़ा हुआ था, उसके बाद तोड़ करके उसको ले जाना पड़ा। तो वो F-35 ने वो दैट्स द प्राइम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको लेकर के लोग कहते हैं हमें भी ऑफर हुआ था। उस इतना कॉस्टली है, $110 मिलियन का एक है, और उसको अगर आप लाइफ टाइम में चलाना चाहते हैं $110 मिलियन और जरूरत पड़ेगी। Yes. और आपकी शक्ति तभी होती है जब एक एयरक्राफ्ट से कितनी नंबर ऑफ सॉर्टीज पर डे आप जनरेट कर सकते हैं। मेक इन इंडिया पे फोकस करें। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता आपका बहुत बड़ा सहारा होगा। ठीक है, शुक्ला सर। देखिए, आपने कहा और चर्चाएं गहरा गई, यही कर। अब देखिए, बिल्कुल सही है। दिस इज द होल पॉइंट। मेरा ये मानना है कि we will not be able to penetrate the air defenses of Pakistan, or we may still do it. China certainly not without stealth. आप देखिए क्या हुआ सिंदूर में. There was a BVR stalemate. Absolutely. And the only way to break this BVR stalemate is through stealth-enabled defensive air power, AD. देखिए, आप ये क्यों नहीं पूछते हैं? अभी आपने ईरान और इजराइल के बीच देखा क्या हुआ? देखा। देखिए, look at the defenses of Israel. उनकी खुद की आयरन डोम, AI enabled. उनके खुद के एरो 2, एरो 3, उनके अमेरिकियों ने दिया एजिस पेट्रियट्स के साथ हार्ड। हमें ये सवाल उठाने चाहिए। उनका आयरन बीम ये है। जो आपने देखा बड़ी अच्छी चीज हुई, ये जो B2s ने फोर्डो को निकाला, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपन इंजीनियरिंग ऑफ 15 years, 15 साल। तो मैं कह रहा हूं, मतलब छोटे मतभेद हो सकते हैं, बट ये चर्चाएं गहरानी चाहिए, इन पे बातचीत होनी चाहिए। चलिए, तो जनता, हमारे पास जो ऑडियंस है उन्हीं से पूछते हैं उनके मन में क्या सवाल हैं और वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। कौन सवाल पूछना चाहेगा? ये सामने जी, बैठ के भी पूछ सकते हैं। हाँ, पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का निवासी हूँ और आप सभी वीर सपूतों को मैं अपना नमन करता हूँ कि आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकाल हमारे बीच में हैं। हमारा सवाल यह है कि हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत ही अच्छी है। जैसा कि हमें सुनने में आता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है। तो क्या जो ये आतंकवादी संगठन है, जैसे आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जाके रह रहे हैं, इंग्लैंड में जाके रह रहे हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या वो चीजें किस प्रकार से हो रही है? मतलब अगर हमारी विदेश नीति अच्छी है तो कैसे वो विदेश में जाके अपना रहन सहन कर ले रहे हैं? ये शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। ये मिलिट्री चीफ जो जाके रह रहे हैं, एक्स रिटायर्ड, उनको लेकर। जी, अगला सवाल किसका है? हाँ, यस यू कैन। मिलिट्री चीफ रह सकते हैं। नमस्कार आप सभी को। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि सर आपने बोला कि इज़राइल 2006 के बाद से जानता था कि नसरुल्लाह कहाँ सो रहा है और फिर उनको जब मौका मिला उन्होंने अटैक किया। तो हमारी जो सेना है वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? क्या हम नहीं जानते हैं? देखिए, बिल्कुल ये क्या हम नहीं जानते? ठीक है, लाइक अगर हमें ये क्षमताएं हासिल करनी हैं तो जो हमारी स्पेस एजेंसी, साइबर एजेंसी हैं, दे मस्ट बिकम स्पेस साइबर कमांड्स। इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। मैं बेटा आपका सवाल का स्पेसिफिक एक मिनट 30 सेकंड। जो पूरा लो अर्थ ऑर्बिट है ना, एक एलियो ऑर्बिट है, जितनी मिलिट्री क्षमताएं हैं एलियो से आती हैं। इसरो जो है एक्सप्लोरेशन उसका काम है। जैसे ग्रुप कैप्टन शुभंगु शुक्ला गए, दैट इज एक्सप्लोरेशन, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद मिलिट्री कैपेसिटीज। तो ये चर्चाएं जब तक नहीं गहराएंगी, आप ये प्रश्न नहीं पूछेंगी जैसे आपने अभी पूछा, ये प्रश्न पूछने चाहिए। सो वी मस्ट इन्वेस्ट इन स्पेस एंड साइबर। जैसे एक मिनट, जैसे एमाशो साहब कह रहे थे, ये जो लड़ाई थी प्लेटफॉर्म्स रफाल, उनके पास J-10, बट जो असली असर हुआ है वो हुआ है साइबर स्पेस EW। तो हमको इन चीजों में स्पष्टता लानी पड़ेगी। एक और असर और हुआ है। देखिए, उनके पास एक मोसाद है। मोसाद जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से हम देख सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, गाड़ी का मूवमेंट देख सकते हैं, जहाज़ का मूवमेंट देख सकते हैं। मैं स्पेस से रहा हूँ खुद, लेकिन जब आपको नीचे ज़रूरत पड़ेगी, किस बिल में घुसा हुआ है,
उसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस जरूरत पड़ेगी। मैं जरूर एग्री करता हूं इनसे, हमें अपने जो इंटेलिजेंस का संगठन है, जो हम कोवर्ट ऑपरेशंस कहते हैं जिनको, उनको बहुत ज्यादा मजबूत, संगठित और उनको बजट देना पड़ेगा। जैसे उन्होंने पैसे की बात की ना, वो अलग है। ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन इंट बहुत जरूरी है। जैसे बात कर रहे थे शुक्ला साहब, सैटेलाइट्स, 12,000 सैटेलाइट्स में से 8,000 सैटेलाइट्स किसके हैं? अमेरिका के हैं। 1,000 सैटेलाइट्स किसके हैं? चीन के हैं। 1,500 सैटेलाइट्स किसके हैं? रूस के हैं। हमारे आज की तारीख में 53 हैं। तो धीरे धीरे करके जो क्षमता बढ़ेगी, वो क्षमता जो है, चाहे वो लोअर ऑर्बिट में है या जियो स्टेशनरी में, यानी बहुत सफर तय कर लिया है, बहुत काम कर लिया है, बाकी है। और इनको सब पाकिस्तान को कौन मदद कर रहा है? मदद कर रहा है ना चीन, मदद कर रहा है अमेरिका। एक चीज है, मैं आपको उदास नहीं होने दूंगा, क्योंकि जितना हम कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो वन ऑफ दी 4th स्पेस फेयरिंग नेशन। तो हां, आपके पास इस फोकस पर करने के लिए जो आपको बजट चाहिए, जैसा इन्होंने कहा, उससे मैं टोटली एग्री करता हूं। हमें फोकस करना पड़ेगा कितना बजट चाहिए। नाटो को भी निर्देश दिया गया है 5% बजट बनाइए अपने जीडीपी का। अगर हम वो 5% लाते हैं, हमारे पास संसाधन आएंगे। मैं उस बेटी का एक डायरेक्ट सवाल था आपका कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। भाई पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर आपको बोल रहा है, आप सुन ही नहीं रहे। 23 टेररिस्ट मर गए। किसने मार दिए? हवा ने मार दिए। वो 2 मोटरसाइकिल पर जो लड़के घूम रहे हैं, वो कौन है? आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, पाकिस्तान को पता है। बात ही खत्म है। हम कर रहे हैं ऐसी बात कर रहे नहीं कर रहे हैं। यस, शुक्ला हो रहा है। देखिए मसले कितने गंभीर हैं। माशर साहब ने कहा मोसाद इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, बट जो असली शक्ति आती है इजराइल के पास, दे कम फ्रॉम देयर यूनिट्स 8-200, 9-300। क्या है वो आप जैसे लोग हैं। इजराइल IDF गोज टू कॉलेजेस एंड स्कूल्स। जो ब्राइटेस्ट लोग हैं उनको लेते हैं 8-200, 300 में। वो करते हैं स्पेस, साइबर, EW। अरे मुझ जैसे लोगों को तो समझ ही नहीं है AI की, हम तो, हमारा टाइम ही निकल गया। इनको समझ है। सो वी मस्ट गेट मोसाद एंड वी मस्ट गेट दिस। देखिए रक्षा खर्च की बात की, यंग माइंड्स। पिछले महीने एक इंडियन इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा, आदित्य कुलावेरी, उसने आर्टिकल ये लिखा कि हमको क्या बताया गया 40 साल से, हमको बताया गया साहब रक्षा खर्च जो है ना, इट इज वेस्टफुल, अनप्रोडक्टिव। एन इकोनॉमिस्ट इज राइटिंग, और फिर मैंने उसको बुलाया, उसके साथ चर्चा की। ही सेज दैट guns versus growth is a wasteful debate. It is a lie. He says military पे खर्च, it has a fiscal multiplier of 2, which means it is productive. वो कहते हैं अगर आप 1 रुपया खर्च रक्षा पे करें, आपकी GDP 1 से बढ़ेगी। ठीक। तो देखिए चर्चाएं कितनी इंपॉर्टेंट हैं। If we realize that defense spending is productive, हम कहां पहुंचेंगे? ताकत बढ़ानी होगी, खर्च भी बढ़ाना होगा और तकनीक भी बढ़ानी होगी। जी, अगला सवाल। सर, जैसे कि ये बात कर रहे थे, जब ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ था सर, और जब सीज फायर का अमेरिका ने जब ट्वीट किया था, और आप अभी ये कह रहे हैं कि इंडिया एक विकसित देश है, एक मजबूत देश बन गया है, उनके एक सीज फायर से इंडिया क्यों झुक गया और क्यों झुक गया? ये सवाल आपका सवाल ये है कि इंडिया ने, शैलेंद्र सर बहुत देर से चर्चा में शामिल नहीं हुए हैं। शैलेंद्र सर आप बताइए कि बार बार आता है कि भाई क्यों कर दिया सीज फायर? बिकॉज हमारे ऑब्जेक्टिव मिल गए थे। हमने 6 और नहीं, उनका सवाल दूसरा है। मैं आ रहा हूं। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं। हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, हमने बोला था हमने टेररिस्ट कैंप मार दिए, हमने आपके DGMO को बता दिया है, इससे ज्यादा एस्केलेट मत करिए। आपने एस्केलेट किया, हमने उसका जवाब दे दिया। हमने किसी के झुकाव में नहीं किया। आप एक बात बता दीजिए, ये सिवाय पाकिस्तान के और कौन बोल रहा है कि हाँ जी ट्रंप ने कुछ किया या नहीं किया? वो पीस प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए हमने क्यों नहीं रिकमेंड किया? अगर हम उससे इतना ज्यादा डरते थे या अगर किसी तरह की डिप्लोमेटिक प्रेशर था हम पर, क्या हम उसे डिनाई करते? क्या हम साइप्रस जाते समय अपने प्राइम मिनिस्टर को यह जवाब देने के लिए मजबूर कर पाते कि हाँ भाई आप पहले US होकर और फिर जाइएगा, रास्ते में पड़ता है? हमने नहीं किया। दैट शोज कि हमारी कंट्री, हमारी डिप्लोमेसी, हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी और हमारा जो विल है, और वो विल कहां से आता है? वो आता है ताकत से। ये जो ताकत है जवाब देने की, आज हम दे पा रहे हैं। 30 seconds on this, नहीं 30 seconds on this, this is very important। आप बताइए, अगर आपको ये शक है कि उन्होंने पीस कराया और अगर हम हार रहे होते तो IWT का जो पानी बंद किया था, फिर वो पहले पानी खुलवाते ना। ठीक है, तो समझ नहीं खुलवाया, इसका मतलब जीते आप हैं। जैन सर, जैन सर मेरा प्रश्न है, हम लोग जैसे हमारी जो नीति है परमाणु नीति, नो फर्स्ट यूज की, और बताया जाता है कि भारत अगर परमाणु हमला करना चाहता है तो 30 मिनट का समय चाहिए उसको तैयारी करने के लिए। तो ये समय सीमा कैसे हम कम कर सकते हैं? भाई परमाणु युद्ध आप चाहते हैं?
कुलकर्णी सर जरा समझाइए इन्हें। परमाणु बम हाँ। डेटरेंस के लिए है, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। हाँ, सिर्फ नहीं, deterrence दिखाना नहीं, डेटरेंस और दिखाना बहुत अलग अलग बात है। हमारे पास है ये अपने। और एक बाय द वे, आपने रक्षा मंत्री की बात नहीं सुनी। उन्होंने क्या बोला कि ये जो सेकंड नो फर्स्ट यूज और सेकंड यूज वाली जो बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए लागू नहीं हो सकती, हम इस पर रिव्यू कर सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। और आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अपने उस किराना स्टोर या किराना हिल जो भी है, वो स्टोर ही समझो, वो स्टोर से बम निकालेगा, उसमें फ्यूज लगाएगा, 16 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट पर लाएगा, अपने जहाज में लगाएगा, जहाज उड़ेगा, 300 किलोमीटर मेरी तरफ आएगा। मैं वेट कर रहा हूं क्या? आप वेट करोगे? देखिए हमारा, अगर आज की तारीख में हम पिन पॉइंट अटैक कर सकते हैं तो हम इस चीज का वेट कभी नहीं करेंगे। यस, हमारी एक इंसानियत के तौर पर हमने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि हम अपना बम जब तक नहीं चलाएंगे जब तक हमारे टेरिटरी में कुछ गड़बड़ हो। ठीक है सर, मेरा सवाल ये है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये भारत के लिए एएसपीएस बंद कर दिया था पाकिस्तान ने, तो उस पर सर आपका क्या कहना है? घाटा कर लिया, घाटा वाला देश था, ठीक है। 2-4 रुपए मिल रहे थे, वो भी बंद हो गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सवाल जैसे पहले हुआ था कि फुलवाना अटैक हुआ था, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, तो पाकिस्तान हमेशा आता है हमारे यहाँ पे मार के चला जाता है, तब हम उसके बाद जवाब देते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते कि हमसे कुछ करे कि नहीं, पाकिस्तान डर के अभी बयान आया है, और अभी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया है, इसका मतलब आप चाहते हैं कि हम प्रीएम्प्ट करें, हम पहले ही मारें। कुलकर्णी सर ये कह रहे हैं कि भाई क्यों करें टेरर हो? कह रहा है पिनाक बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम पहले क्यों नहीं मारते, इंतजार करते, वो बिल्कुल मारना चाहिए। 6 तारीख को यही तो हुआ, हम हमेशा वेटिंग 6 तारीख को यही तो हुआ है। अब आप उसी को देखेंगे। फॉर पुलवामा, पहलगाम, उरी, मतलब पहले होता है फिर हम रिएक्शन करते हैं, तो ये सेइंग कि हम ऐसा कुछ क्यों ना करें कि हो ही ना। देखिए, पहले बात तो आप जस्ट गो बैक टू पराक्रम में समय में क्या हुआ, अगर आपको याद हो, दिसंबर 2000 पार्लियामेंट पे घातक हमला हुआ। पार्लियामेंट, द पॉलिटिकल लीडरशिप वाज वेरी नियरली किल्ड इफ वी हैड नॉट रिएक्टेड। उसके बाद 4 महीने के बाद, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था, पता नहीं कुलकर्णी साहब शायद ब्रिगेडियर वगैरह हूँ, कालूचक मिलिट्री स्टेशन में व्हेन वी वर डिप्लॉयड 34 सोल्जर्स वर किल्ड। कुड दे हैव बीन अ ग्रेवर प्रोवोकेशन? हमने क्या किया? पाकिस्तान ने ये न्यूक्लियर रैटल ब्लफ किया, वॉशिंगटन में गॉट स्कैंडलाइज्ड, अमेरिकन एम्बेसी से लोगों को निकाला, बाकी एम्बेसीज खाली हुई। देखिए, पाकिस्तान ये खेल खेलता था, सिंदूर को इस संदर्भ में समझिए, और भारत को बोला गया साहब आप गैर जिम्मेवार हैं, आप लड़ाई कर रहे हैं। तो वो एक उर्दू में वो है कि भाई हमला वो करते थे, शर्माए हम जाते थे। और आगे देखिए, हमने एक डॉक्ट्रिन इवॉल्व की, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट। जसवंत सिंह साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, वैसे मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, पर उन्होंने क्या कहा? स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट में उन्होंने कहा भाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ पराक्रम वाज कंटेनिंग टेररिज्म विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कुछ करना ही नहीं था। He said my most taxing challenge was to teach my service chiefs restraint। अब आप देखिए, उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट को हमने ऑफेंसिव पॉइज में बदला किया। हमने कहा देखिए, अभी देखिए बदला क्या हुआ है। एक तो हमने पाकिस्तान आर्मी के जो अच्छे लोग हैं ना समझते हैं, हमने कहा ये जो टेरर का स्कूली झांसा है आपका न्यूक्लियर का, ये खत्म, न्यूक्लियर ब्लफ उनका जो है उसको खत्म करिए। अभी आपके पास चॉइस है, अगली बार आप 2 टेररिस्ट भेजिए, आपकी चॉइस है, नूर खान पे हमला होगा। चलिए, तो हमने कह दिया है कि अगला हमला एक्ट ऑफ वॉर होगा और वक्त की कमी है। और आप कह रही हैं आगे क्या करेंगे? रोचक किस्सा है, अगर वक्त की कमी है, अगला शो भी शुरू करना है हमें। आगे हम ऐसी क्षमताएं बढ़ाएंगे प्रीएम्प्टिव, हमको पता होगा कि भाई मसूद अजहर कहां हैं, वो कहां हैं, पहले ही उनको उड़ा देंगे। इसी गुड अपनी आगे की हमारी जो सोच है, इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहाँ खत्म करते हैं। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।